कि जो घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं, ये मेरा प्रॉमिस है न्यूज 18 पे, एक भी वादा छूटेगा नहीं, सब वादे पूरे करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ये बीजेपी वाले गलतफहमी में है, सामने भी जादूगर है, गायब कर देगा इनको, पता नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रदेश के रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास जी। खाचरियावास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। प्रताप जी, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपने करियर शुरू किया और मुख्य धारा की राजनीति में भी आप आए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से आपने सफ़र तय किया कैबिनेट मिनिस्टर तक का। छात्र राजनीति मुख्य धारा की राजनीति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आज की जो छात्र राजनीति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट मूवमेंट से जो व्यक्ति निकलता है वो हर गली हर सड़क के बारे में जानता है। जो भी स्टूडेंट मूवमेंट से स्टूडेंट लीडर निकलेगा, एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, किसी भी फील्ड में आगे जाए, तो वो निश्चित रूप से अपना खून पसीना गिराकर पॉलिटिक्स में आएगा। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट मूवमेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट सरकार और समाज के बीच में बैलेंसिंग पावर का काम करते हैं। इस देश में नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। स्टूडेंट मूवमेंट खत्म हो गए, छात्र आंदोलन खत्म, मजदूर आंदोलन खत्म, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, लेकिन ये जो दो पावर्स थी ये हमेशा मेंटेन करती थी सरकार और समाज के बीच में बैलेंस का। स्टूडेंट पावर और ट्रेड यूनियन के लोगों को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था किसकी सरकार है, वो आवाज उठाते थे जनता की। उनको लगता था कि यदि ये मूवमेंट है, ये देश की आवाज है, जनता परेशान है, तो खड़े हो जाते थे। डेमोक्रेसी में किसी भी अच्छी सरकार के लिए जरूरत है कि बैलेंसिंग पावर काम करती रहे। जब बैलेंसिंग पावर्स होती है तो पॉलिटिकल पार्टियां के नाम पर सरकारें बदल सकती है, लेकिन देश का तिरंगा तो वही रहेगा, संविधान वही रहेगा, देश की प्रॉब्लम्स वही रहेगी। उन प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से उठाने के लिए जरूरत है बैलेंसिंग पावर जिंदा रहे, और वो मैं ये मानता हूं स्टूडेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इस सबके बीच में आज की जो छात्र राजनीति चल रही है हमारे राजस्थान में या पूरे ओवरऑल एक सिनेरियो में देखें तो एक पुराने छात्र नेता प्रेसिडेंट होने के नाते आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज की राजनीति में एक नई प्रॉब्लम आ गई। हम जब स्टूडेंट थे तो हमें ये पता नहीं था कि पार्टियों के कार्यालय कहाँ पर है, पॉलिटिकल पार्टियों के। हम अपने आप को समझते बिल्कुल अलग स्टाइल में, बिल्कुल बिंदास, कुछ नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। राजस्थान बंद, जयपुर बंद, जयपुर में जनता कर्फ्यू, आज से ये काम हो गया, वो काम हो गया। आपने चैलेंजिंग के तौर पर लड़ाई लड़ी। फ्री थिंकर्स का ग्रुप भी बड़ा था। आज का स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तुरंत उसको किसी नेताजी से संबंध बनाने हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जल्दी से घुसना है। हमने सोचकर पॉलिटिक्स नहीं की। हमारे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है या मिनिस्टर। सच कह रहा हूं, स्टूडेंट थे वास्तव में, और वहां अपने आप चलने लगी। पॉलिटिक्स कभी सोच के नहीं की हमने कि हम पॉलिटिशियन बनेंगे या पॉलिटिकल फील्ड में जाए। अपने आप आ गए उस फील्ड में, अपने आप आ गए तो अपने आप सब कुछ सीखा और परिस्थितियों से मुकाबला करा। पब्लिक लाइफ में चाहे वो स्टूडेंट लीडर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, वो लोगों के स्टैक पर होता है। राजनीति में पद मिलना सब कुछ नहीं है। नेता में और एमएलए एमपी में अंतर है। नेता वो होता है जिसको लोग नेता मानते हैं। नेता का मतलब, ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारन, जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं। लोग के ये आ गया और ये आ गया, अब कुछ नहीं, अब बस ये आ गया ना, सब हो जाएगा। आप पद मिल जाए, लेकिन लोग नेता माने कोई जरूरी नहीं है। नेता लोग उसको मानते हैं जो कुछ करने की ताकत रखता हो, जो यदि कुछ कह दे तो घबराए नहीं, खड़ा रहे, उसी को नेता कहते हैं। वो अब स्टूडेंट लीडर्स के साथ दिक्कत होगी। आज का स्टूडेंट लीडर, अब मैं चाहता हूं स्टूडेंट मूवमेंट फिर मजबूत हो, और वो आएगा, दौर आता है, कभी डाउनफॉल आता है, कभी तेजी से आगे बढ़ता है, और उसके लिए मैं उन सब से कहूंगा घबराए नहीं, सब कुछ डेस्टिनी के हाथ में है। आप जब क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर स्टेट की कैपिटल, तो जो आप अध्यक्ष थे तो वहाँ सबकी नज़र आप पर होती थी, बहुत करीब से सबने आपको देखा है। हमने आपको तब भी देखा और अब भी देखा कि सड़क पर आपको संघर्ष करते हुए खूब देखा है। लेटर से भी आपने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि मैं तो रोड का आदमी हूँ, रोड पर रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वाकई में प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए पद कोई मायने नहीं रखते? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, पद हर व्यक्ति के लिए मायने रखता है, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन पद के पीछे भागने से पद नहीं मिलते, और पद की परवाह करने से भी पद नहीं मिलते। रोड का आदमी, चाहे आप मुझे कुछ भी बना दो, आज मैं मिनिस्टर हूं,
आप मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन लोगों में इमेज वही रहेगी रोड मास्टर की। वो कहेगा कि सुबह जल्दी जाओ, दरवाज़ा खुला मिलेगा, वो चाहे मैं घर पे मिलूँ चाहे सरकारी बंगले, लेकिन वो कहेंगे सड़क पे जा रहा हूँ मैं। आज भी मुझे झाड़ू जो लगाता है ना, वो आवाज़ देता है, भाई साहब मैं गाड़ी रोकता हूँ। वो आके ऐसी बात करेगा जिसका कोई सिर पैर नहीं, लेकिन वो मेरा आदमी है। उसने उस दिन बता दिया कि मंत्री, ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं, सबसे बड़ा तो वही है जो सड़क पे खड़ा है, जिसके मन में जज्बा है, वो कह रहा है मुझे इसको जिताना, वो जिता देता। तो जिताने वाला तो वो है। ये प्रताप सिंह खाचरियावास की इमेज है, आपकी इमेज एक और है, आप एक फायर ब्रांड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सब कुछ साफ साफ बोलने वाले आदमी हैं, और आप वक्त वक्त पर इसका परिचय भी देते रहते हैं। तो क्या वाकई में प्रताप सिंह खाचरियावास नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही है या राजनीति की वजह से ऐसे हैं? नहीं, आपने सही कहा। क्या होता है, मुझे भी कई बार लगता है, बाद में मैं सोचता हूँ कि यार इतना भूल गया, मुझे ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि मैं, एक तो प्रेस से मेरी दोस्ती यूनिवर्सिटी टाइम से है, वो मेरे सामने आते हैं, बात करते हैं। मेरे एक नेचर है, उस नेचर में ये कि जो आप चाहे तो भी रोक नहीं सकते अपने आप को। मैं खुल के अपनी बात करता हूँ, मेरे स्वभाव में है। जैसा मैं अंदर हूँ वैसा बाहर दिख जाऊंगा आपको। मेरा टेम्परामेंट दिख जाता है लोगों को कि भाई ये गुस्से में आज। तो साथ में जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो साथ के स्टूडेंट कह देते थे कि आज तो गुस्से में यार क्यों माथा पूरी कर रहे हो। आप छात्र राजनीति में आए, आपने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की एक पार्टी के साथ में, युवा मोर्चा के साथ में, चुनाव लड़ा किसी दूसरी पार्टी से। वहाँ भी ये कहा गया आप पहले किसी कैंप में थे, बाद में किसी दूसरे कैंप में आए। तो ये मौसम को समझने वाली बात थी या समय और स्वभाव और सीख है? देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बार होता है क्या है, जो एक बार चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छी बात की, अखबारों में छपा, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। उनकी बात दमदार थी, मैं उसी कोड में करूं। कई बार लगता ये है कि ये स्टेप, मान लीजिए मैं जिस परिवार से मैं आता हूं, वो परिवार तो उस पार्टी से है, बीजेपी से, उन्होंने मुखिया रहे वहाँ पे, मैं उनके साथ भी रहा। फिर मुझे सोनिया गांधी, वहाँ दिल्ली बुला के कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद से मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया जयपुर से, और मैं पार्टी में आया कांग्रेस में। उससे पहले तो मैं उधर था। तो ये जो परिस्थितियाँ बनी, स्थितियाँ बनी, वो तो सबने देखी। मैं खुद तो अपने आप तो आया नहीं, मुझे धक्का दे के भेजा गया जब परिस्थिति। और मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, ये तय बात है। जब आप एक स्वाभिमानी आदमी को छेड़ोगे तो सामने लड़नी आएगा। अब अभी मुझे कोई मारने आ जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रताप सिंह मिनिस्टर इसलिए कह दे यार अपन तो नेता आदमी है तो हम तो साहब पिटाई खा लेंगे। मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, मैं लड़ूंगा जरूर, जितना मुझे लड़ना आता है। और फिर समय और परिस्थिति, भगवान भी मेरी मदद करते हैं। मेरे से जो भी काम होता है मुझे कहीं ना कहीं पटरी पर लाते हैं, तो मैं नहीं करता हूँ, अपने आप होता है। प्रताप जी, सत्ता में आने से पहले आपने रोडवेज कर्मचारियों के बीच गए थे और उनसे कहा था कि सारे वादे पूरे होंगे। आज बतौर मंत्री आपको 2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए। 2.5 साल के अपने कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं? कितने वादे पूरे हुए? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, रोडवेज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, वो चुनौती हमारे सामने। रोडवेज से जो भी वादा किया है वो सब वादे में एक बार फिर कह रहा हूँ पूरे होंगे। रोडवेज के कर्मचारियों को पहले तनख्वाह तक टाइम पर नहीं मिलती थी, अब बड़ा टारगेट है। चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब खुद ये चाहते हैं, एक दिन मीटिंग हुई जब, कि भाई ये जो 4-5 हज़ार लोगों के जो पैसे हैं, पेंशन ड्यू है, वो एक साथ एक मुश्त पैसा मिलता है जब रिटायर्ड होते हैं, तो इंतजार ही करते हैं। तो उनका एक साथ ऐसा कोई पैकेज लेने की तैयारी सीएम के लेवल पे हमने बात की है कि उनको एक साथ पैसा मिल जाए। रोडवेज के कर्मचारियों के जो भी हमने वादे किए, जो घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं, ये मेरा प्रॉमिस है न्यूज़ 18 पे, एक भी वादा छूटेगा नहीं, सब वादे पूरे करेंगे। आप ये मान कर चलिए। टाइम पर तनख्वाह मिलने लगी है, वो गवर्नमेंट जो पैसे देती है उसी से तनख्वाह मिल रही है। रोडवेज की स्थिति वैसी नहीं है। गवर्नमेंट अभी आज ही शायद 60-70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रिलीज किए कि भाई उससे उनको तनख्वाह मिले। तनख्वाह टाइम पर मिलने लगी, ऐसा नहीं कि तनख्वाह को लेकर आंदोलन हो रहा है, वो हो रहा है। और लगभग 900 बसें हमने नई खरीदी, पहली बार आज़ादी के बाद एक साथ 900 बसें नई खरीदी। 900 बसें नहीं खरीदने से युवा के नया बेड़ा आया। अब 500 बसें और खरीदने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों का मामला कुछ उलझ गया तो मैं बहुत नाराज हुआ। मैंने कहा जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, ये कॉर्पोरेशन है, विभाग नहीं। विभाग में डायरेक्ट मिनिस्टर को पावर होती है। तो मैंने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जांच करवाएंगे। अब वापस इलेक्ट्रिक बसें लाने की चीफ मिनिस्टर की भी इच्छा है। ये मैं इतना कह सकता हूँ, गहलोत सरकार ने जितने प्रॉमिस हमने किए घोषणा पत्र में, उनमें से 64% वादे पूरे कर दिए। अभी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में जब मीटिंग हुई, ताम्रध्वज साहू आए, तो हमने
लेखा जोखा जो प्रस्तुत किया, इस देश में ये सरकार ऐसी सरकार है और वो सबके लिए लागू होना चाहिए कि जिसने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने आज के जब ये पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, पहले चीफ मिनिस्टर साबित हुए जिन्होंने ये कहा कि घोषणा पत्र मेरा सरकारी दस्तावेज है, कैबिनेट मीटिंग बुलाकर बहुत बड़ी शुरुआत की। अब नई शुरुआत हुई है, मैंने कितने काम कर दिए वो सामने रख दिए। विपक्ष है ना, हमारे घोषणा पत्र को उठाए, हमसे करे डिस्कस, वो डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? वो जानते हैं कि गहलोत सरकार कह रही है 64% पूरे कर दिए, 28% पाइपलाइन में, वो भी पूरे हो जाएंगे। तो हमसे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने तो वादे पूरे किए ही नहीं, मोदी सरकार ने। तो जब आप गहलोत सरकार को और मोदी सरकार को दोनों को अलग अलग तराजू में रखेंगे तो एक तरफ कांग्रेस की गहलोत सरकार है, एक तरफ बीजेपी की केंद्र में मोदी सरकार है, तो उनको भी अपना घोषणा पत्र पूरा करना चाहिए, वादे पूरे करने चाहिए, कहना चाहिए उनको कि आप बोर्ड नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार आ गई, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर तो महंगा है, आप महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, आप डिस्कस ही नहीं करना चाहते। आपने अभी अभी आपने सुना होगा कि इनके बहुत वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, सम्मान से कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। तो उनको ये बताना चाहिए कि भगवान राम समुद्र में कैसे होते? अरे भगवान राम तो घटघट में है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मेरे राम, आप उनको चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी कल बनी है, 80 की पैदाइश से बीजेपी शायद 80 में बनी है, मेरे अंदाज से बीजेपी शायद 80 में बनी है या 84, मुझे पता नहीं, लेकिन 80 में बनी है बीजेपी, और बीजेपी के कारण भगवान राम है। अरे भगवान राम के कारण ये दुनिया है, सृष्टि है, आप और हम है। आप भगवान राम को इतने बड़े, और फिर आप कह रहे हैं, देखिए भगवान राम के अनुसार आप नाली सड़क विकास की बात मत करो, राम राज्य में तो नाली सड़क विकास पब्लिक वेलफेयर, इसी के लिए तो राम राज्य की कल्पना होती है, जो जन कल्याण की बात करे, जो विकास की बात करे, जो जनता के सम्मान की बात करे, जो जनता की समस्याओं के समाधान की बात करे, उसी को तो राम राज्य कहा गया है। वो कह रहे हैं आप जन समस्या की बात मत कीजिए, तो जन समस्या के समाधान की बात तो कांग्रेस की गहलोत सरकार करती है। पब्लिक वेलफेयर लाते हैं, चिरंजीवी बीमा योजना लाते हैं पूरे देश में, स्पेशल योजना, तो कोई भी जाए उसका इलाज फ्री में होगा, कैशलेस योजना, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है 80 लाख लोगों को, यहाँ पे हर व्यक्ति को, किसी को 1500 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 1700 रुपए मिल रहे हैं, किसी घर में 3000 रुपए पेंशन जारी है सरकार की तरफ से। यहाँ दवाई फ्री है, यहाँ जांच फ्री है, यहाँ पूरा इलाज फ्री है। यूपी और हरियाणा तक के लोग यहाँ पर आते हैं, हाथ जोड़ कर कहते हैं हमारे, आप जाओ कभी। ये मॉडल स्टेट है राजस्थान, जहां पर अभी किसानों के लिए किसान मित्र योजना लाए, जहां पर 12,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, 1,000 रुपए महीना मिल रहा है किसान को, 500 रुपए देते हैं महीने के केंद्र सरकार, उसमें इतना बड़ा हंगामा करते हैं, जिसमें घोषणा कर दी किसानों की बिल नहीं बढ़ाए जाएंगे, और किसान को जितना रिलैक्सेशन राजस्थान में उतना तो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए ये जो बात सारी कर रहे हैं, और कोरोना मैनेजमेंट में कमाल कर दिया, ब्लैक फंगस का इलाज फ्री, कोरोना का इलाज फ्री, एक एक आदमी को ब्लैक फंगस के 5-5 लाख रुपए के इंजेक्शन लगे, 100 इंजेक्शन लगते हैं एक व्यक्ति को, पूरी व्यवस्था सरकार ने की। अब कोरोना की बात करते हैं, कोरोना और रोडवेज, कोरोना ने रोडवेज की जो कमाई है उसको बहुत एडवर्सली इफेक्ट किया है, घाटे में जा रही है, उस जो घाटा था वो और पाइल अप होता चला जा रहा है। तो उस घाटे से उबरने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? देखिए एक बात आप मानकर चलिए, पब्लिक वेलफेयर सर्विस है रोडवेज, पूरे देश में कहीं पर भी सरकारी बस सेवा फायदे में नहीं है, एक भी स्टेट में। लेकिन ये पब्लिक वेलफेयर के लिए हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं उनको हमने फ्री कर दिया। हमारे यहाँ जो पदक विजेता है मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लोग वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं। महिलाओं को रिबेट है, राखी के दिन महिलाएं फ्री में जाती है, और यहाँ पर विकलांग के लिए अलग अलग सर्विस हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार बहुत ऐसे काम होते हैं जन कल्याण के लिए, सरकार बहुत योजनाएं घाटे में लाती है और घाटे में भी करती है। हम पब्लिक सर्विस सिर्फ रोडवेज से हमारा कमाना मकसद नहीं है, लोगों को सर्विस देना हमारा मकसद है। सर्विस ठीक हो जाए, मजबूत हो जाए। जब आपको पता हमारी सरकार आई, मैंने घोषणा की कि लोक परिवहन सेवा के हम नए परमिट नहीं देंगे, हमने नए परमिट नहीं दिए, जहां थे वहीं रोक दिए। हम रोडवेज के बेड़े को बढ़ाना चाहते हैं। आज भी मैंने कल परसों चीफ मिनिस्टर से कहा, तो उन्होंने कहा मैं जल्दी ही एक रोडवेज की हम रिव्यू मीटिंग रखते हैं। मैंने कहा साहब ये जो ग्रामीण परिवहन सेवा सीएम की बहुत ही मन की इच्छा है, हम वो लाना चाहते हैं गांव गांव। पहले ये लाए थे, बीजेपी आई उसने बंद कर दी, चीफ मिनिस्टर जब मिस्टर गहलोत थे। ऐसे में ये भी तो और बातें चलती हैं कि रोडवेज को बंद करने की तैयारी थी। नहीं, वो रोडवेज को बंद करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली थी, और उन्होंने कहा था कि भाई रोडवेज को वो बंद करना चाहते थे, हम बंद नहीं करना चाहते, हम रोडवेज को स्ट्रेंथन दे रहे हैं, मजबूत करेंगे। रोडवेज की तैयारी है हमारी, और बसें खरीदेंगे, लेकिन हमारा ऐसा मन कहीं नहीं है, रोडवेज कभी बंद नहीं करेंगे। रोडवेज राजस्थान की लाइफ लाइन है, उसी कड़ी में उसकी मदद होगी। और अभी आपने बताया 900 बसें भी खरीदने जा रहे हैं,
लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में रोडवेज की जो कर्मचारियों की संख्या है वो तो लगभग आधी हो गई है। मतलब ऐसा लगता है कि बसें संचालन के लिए भी कर्मचारी अब नहीं होंगे नहीं है थोड़े दिन में। कर्मचारी हमारे पास, ये मानकर चलिए हमारे पास कर्मचारी हैं, लेकिन आपको ये सब तैयारी तब करनी चाहिए जब आपकी तैयारी इस तरह से स्ट्रेंथ हो। आज भी रोडवेज में अभी फिलहाल हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को पैसा देना है जिनका पैसा ड्यू है, रिटायर्ड हो गए, लेकिन एक साथ उनको पैसा मिलना है, उनको दें। अभी जो रोडवेज में कर्मचारी काम, उनको टाइम पर तनख्वाह मिले, पेंशन मिले, और जिनका ड्यू पैसा उनका हम दे दें। रोडवेज बेड़े में और बसें शामिल करें, हमारे बस स्टैंड वगैरह अच्छे करते हैं, लोगों को पब्लिक सर्विस अच्छी मिले, ये हमारी तैयारी वो हम कर रहे हैं। तो वो 2016 से जो 4000 सेवानिवृत्त लोग जो अपने बेनिफिट्स का आज भी इंतजार कर रहे हैं, उनमें से काफी लोगों को टाइम टू टाइम देना वो शुरू अभी हो प्रदर्शन गया की है। तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो तो अक्टूबर करते तक रहता हूँ, मैं मिलता रहता हूँ उनसे, और वो जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनसे कोई दूरी नहीं, टाई अप, मेरी बहुत मुलाकात होती रहती है, वो मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैं फ़ोन भी उठाता हूँ, मेरी आदत है सबका फ़ोन उठाने की, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं टकराव वाली बात नहीं, सबके काम होंगे और रोडवेज का कर्मचारी दुख नहीं पाएगा। पिछली सरकार में एक भ्रष्टाचार निवारण मंच बना था जिसमें आप भी थे, लेकिन यहाँ पर हम आरटीओ के बहुत मामूली सा काम, अगर एक ड्राइविंग लाइसेंस ही बनाना है तो कहते हैं दलाल नहीं तो हलाल। आप ड्राइविंग लाइसेंस इस का आप भ्रष्टाचार समझ लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आप जाना, व्यवस्थाएं चेंज हो गई है, आप खुश होंगे। हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो ये तैयारी हमने कर ली है कि लर्निंग लाइसेंस तो घर बैठे आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन निकल जाएगा, वो ख़त्म ही कर रहे हैं, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी कीमत पे भ्रष्टाचार नहीं हो, खुली किताब हो, और तुरंत ऑनलाइन जब आप लाइसेंस लेंगे ऑनलाइन मिल जाएगा वो तो। प्रताप जी, अभी प्रदेश में बारिश हो रही है, मानसून आया हुआ है। एक पिछले साल जब बारिश हुई थी तब प्रदेश में सियासी तापमान है वो बढ़ना शुरू हुआ था। दूसरी बार बरसात आ गई है, लेकिन अभी तक वो जो तापमान है वो कम होता नज़र नहीं आ रहा। देखिए, तापमान कम हो चुका है, आप खुद जानते हैं कि राजस्थान में ये तय बात है कि बैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और अशोक गहलोत, तीन ही लोग ऐसे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री हुए हैं। अशोक गहलोत जी जिस ढंग से उभर कर आए सामने, और वो कांग्रेस के सेनापति बनकर, ढाल बनकर खड़े हो गए, और एक चुनौती उस वक्त बहुत बड़ी थी जब बीजेपी सब जगह, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई बीजेपी के लोगों ने, केंद्र सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन बाढ़ ही खेत को खाने लगे। जब केंद्र सरकार इस काम में लग जाए कि सरकारों को गिराना है, तोड़ फोड़ करनी है, उन्होंने कर्नाटक में सरकार गिरा दी, एमपी में सरकार गिरा दी, मणिपुर में बहुत जगह सरकारें गिराई। राजस्थान में जब बीजेपी ने एक्ट किया तो अशोक गहलोत सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए, उन्होंने खड़े होकर और अपने एक्सपीरियंस को यूज किया, सरकार बच गई। आज भी सब कुछ ठीक है परिवार में, एक नेता सबके सामने खड़ा होकर और एक वरिष्ठ नेता के रूप में जो भूमिका होती है वो निभा रहा है। मेरा ही मानना है कि जब हम जिस सिंबल पर जीत कर आते हैं, हमारी मर्यादा उसके साथ रहनी चाहिए, मेरा ही मानना है। तो अब जो परिस्थितियां हैं उसमें पूरा परिवार एक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह देश में कांग्रेस खड़ी हुई है, बार बार आप ये देखो, राहुल गांधी टारगेट पर है, सोनिया गांधी टारगेट पर है, अशोक गहलोत टारगेट पर है, राजस्थान सरकार टारगेट पर है। राहुल गांधी को तो टारगेट पर ऐसे ले रखा है, वैसे तो कहते हैं हम परवाह नहीं करते, जब भी राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं तो जाकर बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये बीजेपी का जो डर है ना, वही बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। और आज मैं बड़ी बात कह रहा हूं, जिन मोदी जी ने बीजेपी को जिताया है, उन्हीं मोदी जी के घमंड के कारण बीजेपी हारेगी। बीजेपी राजस्थान में जब से सरकार बनी है ये वाली, तब से वो कहती आ रही है ये सरकार कभी भी गिर सकती है, और अब वो कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ? आप ये बीजेपी वाले गलत फहमी में है, सामने भी जादूगर है, गायब कर देगा इनको, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। ये भी उस्ताद हैं आप, ये भी राजनीति के उस्ताद हैं। तो ये आप बताओ, इतना सब कुछ बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2.5 साल में एक आंदोलन बीजेपी नहीं कर पाई, भीड़ जुटा नहीं पाई, सिविल लाइंस में 200 से ऊपर संख्या नहीं निकली। हमारी जब भी संख्या होती है हजारों में होती है। ये विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पा रहे। अब पहले बीजेपी, आज के जो बीजेपी का नेतृत्व है, उन सबसे भारी
अभी इनके सामने इन्हीं की पार्टी में है, वो मैडम से तो मुकाबला कर ले, कहाँ, वो तो इसी में लगे हुए उधेड़बुन में कि वसुंधरा जी से कैसे मुकाबला करें। तो बीजेपी तो अभी वसुंधरा जी में उलझी हुई है। इसलिए आप ये मान के चलो, बीजेपी 2.5 साल में अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उनका नेता कौन है। इसलिए बीजेपी तो बिखरी पड़ी है, और बीजेपी ना विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, ना केंद्र की योजनाओं को बता पा रही है। इनके 25 MP 0/0 है, नील हो गए 25 MP। राजस्थान से 25 MP जीत कर गए। मुझे आप ये बता दो, बीजेपी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए, 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिली, लोग तड़फ तड़फ कर मर गए। यही राजेंद्र राठौड़, यही कटारिया साहब, यही सतीश पूनिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राजस्थान को 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है। तब अशोक गहलोत जी ने कहा था, मैं हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं, मेरे राजस्थान को ऑक्सीजन दे दो। और ऑक्सीजन आप यूपी को दे रहे हैं, हरियाणा को दे रहे हैं, गुजरात को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे रहे। आप ऐसा भेदभाव करते हो। आप 1 टन ऑक्सीजन नहीं बढ़वा पाए राजस्थान की, MP कहां है इनके? राजस्थान से 25 सीटें लेकर भी राजस्थान के साथ भेदभाव, ये गलत बात है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यहाँ आकर के गए हैं, रायशुमारी भी की। उन्होंने एक बात कही थी कि कुछ मंत्री हैं जो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जताई है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरी नॉलेज में नहीं है ये मामला, और किसी ने कही होगी उनको बात, लेकिन मेरी इस मामले में उनसे डिस्कस नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कहा? बिल्कुल कही होगी, निश्चित रूप से उनको कही होगी, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। सरकार के सामने और भी चुनौतियां और सारे कामकाज हैं, उन सबके बीच में अभी 2 सीटों पर उपचुनाव आ रहे हैं, और उसमें एक सीट पे जो टीम बनी है उसमें आप भी शामिल हैं। इन उपचुनावों को आप किस तरीके से देखते हैं, जो प्रदेश में अभी जिस तरह का माहौल, जिस तरह की राजनीति समीकरण? मेरा ये मानना है कि हम दोनों बाई इलेक्शन जीतेंगे। उसका कारण है, ये बाई इलेक्शन की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वल्लभनगर और धरियावद दोनों कांग्रेस को जिताए। जब कांग्रेस जीतेगी तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर जो मनमानी से आपने इतने महंगे कर दिए, वो गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए कि राजस्थान की जनता नाराज है, महंगाई से नाराज है, केंद्र के भेदभाव से नाराज है, केंद्र की धोखाधड़ी से नाराज है। धोखा तो केंद्र ने किया है, धोखा तो बीजेपी की मोदी सरकार ने किया, धोखा राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने तो किया नहीं। हम तो हमारा हिसाब किताब, हमारे पन्ने लेकर मैदान में खड़े हैं कि हमने तो ये काम किया, हमारी तो खुली किताब है। वो तो गायब हो गए, जो कहते थे वैसा कुछ भी नहीं किया। अब तो राम को भी, राम के भी खिलाफ बोलते हैं। भगवान राम को भगवान नहीं मानने को, खुद को ही भगवान मान रहे हैं बीजेपी के नेता। महाराणा प्रताप जो प्रातः स्मरणीय है, जिनके प्रति पूरी दुनिया जिनका सम्मान करती है, जो स्वाभिमान, वीरता, बलिदान के प्रतीक है, उनके खिलाफ बोलते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करना इनके लिए आसान है, लेकिन बीजेपी को हिसाब किताब देना होगा। और मुझे पक्का भरोसा है, हमारा जो 2.5 वर्ष का डेवलपमेंट है, पब्लिक वेलफेयर का काम है, जो विकास के मुद्दे हैं, इन पर हम जीत कर आएंगे। और दोनों बाई इलेक्शन मुझे पक्की उम्मीद हम जीतेंगे। अभी आपने राम और प्रताप की बात की। राम राज्य, लोकतंत्र की अवधारणा, दूसरे प्रताप सिंह खाचरियावास हम जिसको देखते हैं। तो लोकतंत्र में क्या है कि सब राम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, लेकिन हमने और ये भी देखा है कि राम पर राजनीति भी उतनी होती है। बीजेपी तो है ही, लेकिन हमने देखा बीजेपी के अलावा जो बाकी पार्टी या बाकी के नेता हैं वो इस पर थोड़ा सा अलग तरह का रुख रखते हैं। लेकिन आप न केवल इस बात पर, राम के जो मुद्दा है इस पर खुलकर बोलते भी हैं, बल्कि आपने राम मंदिर में सहयोग राशि भी दी। आप क्यों नहीं करेंगे सब कुछ? आप मुझे बताइए, हम राम के वंशज हैं, मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे, लेकिन हम तो डायरेक्ट उनका वंशज मानते हैं। हम राम के वंशज मानते हैं खुद को, कछावा वंश के लोग, और गोपीनाथ जी की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की। तो हम राम के वंशज में, तो राम की आदतें, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो सिखाया, तो आपको धरती पुत्र बनकर सच्चाई के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। जिस राम जी की रोज पूजा करते हैं, रोज श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हारून भवे दारुण हम करते हैं, तो भगवान राम को तो मानना ही पड़ेगा। जिसकी रोज हाथ जोड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बोलने में कहाँ है? कोई क्या बोलता है मुझे उससे मतलब नहीं है। भगवान राम तो मेरे राम है ना, तो मेरे राम की चर्चा मैं करूंगा, मुझे किस बात से कौन रोक सकता है। प्रताप जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास बातचीत में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। कितने वादे पूरे हुए? जो भी हमने वादे किए, जो घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं, ये मेरा प्रॉमिस है न्यूज़ 18 पे, एक भी वादा छूटेगा नहीं, सब वादे पूरे करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ये बीजेपी वाले गलतफहमी में है।
सामने भी जादूगर है, गायब कर देगा इनको, पता नहीं चलेगा।